कोई भी बंदा जो कि हिंदुत्व की या हिंदू धर्म की भी बात करता है उस पर संघी लेबल चिपका दिया जाता है। का सवाल है वो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, जी। असंभव। वो जी। हो ही नहीं सकता। आप तो विचारधारा को लेके न्यूट्रल कोई जर्नलिज्म हो, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। नमस्कार, संस्कृति टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो है वर्सेटाइल। वो एक मैथ ग्रेजुएट हैं, आईआईएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पत्रकारिता की पढ़ाई की है, आईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है, एक बहुत ही फेमस न्यूज वेबसाइट के संस्थापक हैं और अब एक बेस्टसेलर किताब के लेखक भी हैं। हमारे साथ आज राहुल रोशन जी हैं जो ऑप इंडिया न्यूज वेबसाइट के संस्थापक हैं। ऑप इंडिया से पहले फेकिंग न्यूज नामक बहुत ही चर्चित सैटारिकल वेबसाइट, व्यंग्यात्मक वेबसाइट भी चला चुके हैं। राहुल जी, संस्कृति टॉक्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। या नमस्कार शिशिर और सभी दर्शकों श्रोताओं को। और काफी अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कोई ऑनलाइन इंटरव्यू या टॉक इस तरह की चीज में आया हूँ, तो मैं अपना भी परफॉर्मेंस देखूंगा, लोग तो देखेंगे ही। तो करते हैं बात। तो सबसे पहले मैं आपकी इस किताब से ही शुरुआत करूंगा। ये बहुत ही रोचक किताब है, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया। कुछ पेजेस बचे हुए हैं, पर जितना पढ़ा बहुत मजा आया। मैं कह सकता हूँ ये केवल एक काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी नहीं है, एक ये सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री भी है हमारे देश के। राइट। तो मुझे पढ़ने में बहुत मजा आया और मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं और जो इस किताब को पिक करते हैं उनको भी इक्वली इंटरेस्टिंग लगेगी ये किताब। तो शुरुआत इसी किताब के संदर्भ में करता हूँ। इस किताब के फॉरवर्ड जो कि यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने लिखा है, उन्होंने आपका जी। परिचय कराते हुए आपको वोक टर्न संघी कहा है। तो सर, पहले हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इन दोनों लेबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, और उससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वोक से संघी कैसा हुआ। आपने किताब में तो इसकी चर्चा विस्तार में की है, पर दर्शकों के लिए अगर आप बताएं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और आप इन दोनों लेबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। बिल्कुल, मैं एक्चुअली डिफाइन ही नहीं करता दोनों में से किसी लेवल्स को। तो हम्म। वोक जो है वो ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों लेवल जो हैं, चाहे वोक हो या संघी हो, वो इंसान दूसरों पे फेंकता है। जी। वोक जो है वो तो ऑब्वियसली अपने आप को वोक भी कहता है, उसके सेल्फ डेफिनेशन है। और संघी का सेल्फ डेफिनेशन तो खैर है ही, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता रहा हो, रादर वॉलंटियर रहा हो, प्रचारक रहा हो, वो टेक्निकली संघी है। लेकिन कोई भी बंदा जो कि हिंदुत्व की या हिंदू धर्म की भी बात करता है उस पे संघी लेवल चिपका दिया जाता है। जी। और उसी तरह हम भी हैं आजकल की, जो भी इस तरह के काम करता है कि किसी भी हिंदू धर्म की चीज को लेकर उसको संघी बोल दिया या फासिस्ट बोल दिया, हम उस पे वोक का लेवल चिपका देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे चिपकाने का खेल चल रहा है। तो उसमें मेरा क्या डेफिनेशन है वो तो खैर अपनी जगह है, अगर वो जरूरत है तो मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन मैं कभी वोक नहीं था एज सच, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्मृति जी ने लिखा, वो उनकी शैली है, उनका अपना स्टाइल है। और जी। जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे पे लेवल चिपकाने वाली बात है, तो उस तरीके से कह सकता है कोई कि भाई ये पहले वोक और अब संघी है। लेकिन जो मेरी समझ है दोनों लेवल्स की, खास करके वोक की, उसमें मैं कभी वोक तो कभी भी नहीं था। जी। एक क्लासिकल लिबरल मैं जरूर था, या यूं कहें कि लिबर्टेरियन जी। जिसको आप कह लें। जी। तो क्लासिकल लिबरल या लिबर्टेरियन के बीच में कहीं तो मैं अपने आप को प्लेस कर सकता हूँ। 2010 11 12 13, वो जो जी। जमाना था। जी। तो और वोकनेस ऐसे भी उसके बाद ही आई है। ये जो जी। वोक शब्द आजकल हम जी। सुनते हैं, ये हाल फिलहाल में प्रचलित हुआ है। आई थिंक खास करके ट्रम्प वगैरह के आने के बाद 2016-17 के बाद से ये फैशन में रहा है। ट्रम्प तो खैर उसके पहले भी रहे होंगे, लेकिन मतलब ये काफी यूं कहें कि प्रचलित टर्म इधर हाल फिलहाल में ही बना है। जबकि मैंने जो अपनी किताब में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, वो तो 2010 11 12 उसके आसपास की बात की है। तो सेल्फ डेफिनेशन में तो मैं
या किसी भी प्रकार प्रकार के डेफिनेशन में मैं अपने आप को वोक तो कभी नहीं था। मैं क्लासिकल लिबरल या लिबर्टेरियन जैसे मैंने कहा। वोक का क्या डेफिनेशन है, तो वो तो आजकल वही है कि एक तरीके से आपके अंदर जो एक अगर मसीहा कॉम्प्लेक्स हो कि आप ही सबसे सही जानते हैं और आप ही सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया ख्याल रखते हैं, और उन्हीं ख्यालों से इस देश में हर किसी का वो होगा, उद्धार हो क्या कहते सकता हैं, है, उद्धार हो हाँ सकता उत्थान होगा। जो कि अगर आप देखो तो है। ये ट्रेडिशनली तो जो ट्रेडिशनल है उनके लिए, जो रिलीजियस है जी, शायद उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल होगा कि वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा धर्म सबसे अच्छा है, ये धर्म फॉलो करो तो पूरी दुनिया का कल्याण होगा, या हम पूरी दुनिया का, ये रिलीजियस लोग जैसा ये डेफिनेशन लगता है। बट सच्चाई यही है, वोकिज्म एक रिलीजन ही है। और जी, इसीलिए ये जो रिलीजन जैसा मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ वोकिज्म का, वो क्योंकि वोकिज्म एक रिलीजन बन चुका है, या यूं कहें कि उसकी उत्पत्ति ही वैसे हुई थी। तो उसको मैं डिफाइन करूंगा, और एक तरीके से ये कल्चरल मार्क्सिज्म जिसको कहते हैं उसका, वोकिज्म उसका एक मैनिफेस्टेशन है, या एक प्रकार है आप कह सकते हैं, जहाँ की आप जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मार्क्सिज्म थी, वहां आपके बॉर्जुआज और प्रोलेटेरिएट में लड़ाई होती है, हर दुनिया की हर चीज को आप उस क्लास कॉन्फ्लिक्ट के नजरिए से देखते थे। जी, जो वोक हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को अब वो हर जगह घुसा देते हैं, और खासकर वो एथनिसिटी के अराउंड कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो दुनिया में हर चीज को वो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट या रेस कॉन्फ्लिक्ट, आजकल कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, या फिर इस तरह की एथनिसिटी की कॉन्फ्लिक्ट से देखते हैं। तो जी। जिसको हम आप कह सकते हैं कि कल्चरल मार्क्सिज्म है। तो वो मैं कहूंगा कि वोकिज्म तो वो है जिसमें मैं कभी, जिसके दूर दूर तक मैं कभी फटका नहीं। हाँ, मैं क्लासिकल लिबरल या लिबर्टेरियन जरूर था। जी सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से वोक को परिभाषित किया। जो मसीहा कॉम्प्लेक्स की आपने बात की वो हम खुद भी देखते हैं। सर, आपने एक बहुत ही चर्चित सैटारिकल वेबसाइट फेकिंग न्यूज को शुरू किया था, जो जिसका एक रेश था, सभी लोग उसको पढ़ते थे। वो एक व्यंग था, एक व्यंग्यात्मक तरीके से आप अपने ओपिनियंस को लोगों के सामने रखते थे। एक सैटारिकल वेबसाइट से और अब ऑप इंडिया के माध्यम से एक्सट्रीमली सीरियस जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, जहां पे आप उन मुद्दों को उठाते हैं। ऑप इंडिया अनअबेशेडली, बिना किसी अपॉलॉजी के, उन मुद्दों को उठाती है जो एक्चुअली में लोगों को कंसर्न करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सैटारिकल वेबसाइट से लेकर एक सीरियस जर्नलिज्म की तरफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? एक्चुअली वो चीज भी किताब में है ही जी, कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर दो दो तरीके से मैं कहूंगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से अननेचुरल भी नहीं है, क्योंकि जब मैं सैटेरिकल वेबसाइट चला रहा था तो हाँ, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीजें सिर्फ व्यंग के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए थी। लेकिन जब आप पॉलिटिकल सटायर की बात करते हैं तो उसमें एक कमेंट्री भी होती है। वो क्योंकि आप जब भी सटायर कर रहे हैं तो किसी मुद्दे पे या किसी व्यक्ति पे या उसकी सोच पे या उसकी पॉलिसीज पे आप कोई कटाक्ष कर रहे हैं, या व्यंग व्यंग कर रहे हैं, या कमेंट्री कर रहे हैं। तो वही चीज तो अब अभी भी कर रहे हैं। पहले वो उसका जो लहजा या उसका जो रूप था वो व्यंग्यात्मक था, और अब सीरियस है। जी, या यूं कहें कि जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि अनअबैशेडली वो है कि हम है, हमारा ये एक सोचने का तरीका है और हम इसके साथ हैं। हम जबरदस्ती अपने आप को न्यूट्रल दिखाएं या इस तरह की चीजों में हम नहीं पड़ते। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत अलग, बहुत ही अटपटा सा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पहले भी एक तरीके से पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही थी और अब भी पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही है। जब आप व्यंग या कटाक्ष करते हैं तो चीजें कई बार इतनी इन योर फेस नहीं होती। यहाँ पे तो आप साफ बोलते हो कि हाँ, हम इस जो विचारधारा है उसके साथ हैं, जी, या फिर आपके कमेंट्री में वो चीज बिल्कुल साफ आ जाती है। जबकि व्यंग या कटाक्ष में या सटायर में वो चीज इनडायरेक्ट होती है। तो जी, इसलिए वो थोड़ा लग सकता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही आप कोई और रास्ते पे निकल पड़े। वो मीम है ना, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। तो लेकिन लाइन वही है, कोई भी आर्ट जो है वो पॉलिटिक्स से अछूता नहीं होता। तो वो सटायर में भी वो पॉलिटिक्स रहती है,
स्टैंड अप कॉमेडी में वो पॉलिटिक्स रहती है, फिल्म मेकिंग में भी वो पॉलिटिक्स रहती है, हर आर्ट फॉर्म में वो पॉलिटिक्स होता है। वो इनडायरेक्ट होता है और अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अंतर सिर्फ यही मैं कहूंगा कि एक तरीके से है। और हाँ, जो दूसरा जो है कि ये हुआ क्यों, जैसा मैंने कहा कि ये बुक में, अपनी किताब में मैंने लिखा है, खास करके 2000 लेट 2014, उसी वक्त जब ऑफ इंडिया फॉर्म भी हुआ, कि जब दूसरी तरफ जो मोदी के विपक्ष के लोग जो थे, विपक्षी लोग, वो तुरंत ही विद इन 4 5 6 महीने मोदी सरकार के हुए, और वो बिल्कुल आज जो हम ये मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम जो देखते हैं एक तरीके से, वो उसी वक्त से वो उससे ग्रसित हो गए थे। तो वो बिल्कुल एक जो एक्सट्रीम में चला जाना, कि जिस भाई, ये बात सही है कि आप जब मनमोहन सरकार थी तब भी आप उसका भी कुछ क्रिटिसिज्म और विरोध कर कर लेते थे, लेकिन जो आपका लहजा और जो आपकी टॉलरेंस लेवल उस सरकार को लेके रहती थी और उस सरकार के पॉलिसीज को लेके रहती थी, लगभग ऐसा नहीं है कि मोदी ने आते ही कोई 180 डिग्री पॉलिसीज या इन सब में चेंज कर दिया। सिर्फ छोटी मोटी चीजें हुई थी, लेकिन पहले 6 महीने की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वो जामा तभी से पहनना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो फासिज्म हो गया और ये हो गया वो हो गया। तब मुझे लगा कि जो चीज मैंने मैंने थोड़ी डिटेल में किताब में लिखी भी है, कि अगर दूसरा साइड इतना एक्सट्रीम हो जाएगा तो फिर आप बढ़िया बढ़िया बन के कहीं नहीं रह सकते, आपको भी एक लीक पकड़नी ही होगी। तो पोलराइजेशन, जो ये बात कहते रहते हैं, पोलराइजेशन इन्होंने किया तो मैं भी हो गया पोलराइज्ड। जी, नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी कहानी से। मैं बहुत ही रिलेट भी कर पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज कहूंगा कि मेरा भी थोड़ा सा झुकाव वोकिज्म जिस तरह आप डिफाइन करते हैं उसकी तरफ था। पर मैंने देखा, खुद देखा, खासकर जेएनयू के जो जो इंसिडेंट हुआ 2016 में, उसमें मैंने देखा कि शुरुआती दौर में मैं एक न्यूज मीडिया हाउस के साथ काम कर रहा था। मैंने बहुत रिपोर्टिंग की, मैं थोड़ा स्टूडेंट्स को लेके सिंपैथेटिक था। उसके बाद मैंने, उतनी रिपोर्टिंग के बाद मैंने एक इंटरव्यू किया मकरंद परांजपे जी का, क्योंकि मुझे ये हाँ। लगा कि हमें दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए। उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जेएनयू को बोला कि जेएनयू इज अ लैंड ऑफ लोटस ईटर्स, और उन्होंने बहुत ही कड़ी भाषा में जेएनयू की जो खामियां हैं, जो कैंपस में इश्यूज हैं, उनको रेस किया। जैसे ही वो आर्टिकल, वो न्यूज छपा, मुझे ये जो पूरा वाम पंथ था वहां का, जो मुझे उस समय बहुत ही एडोरेबली रिसीव कर रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपैथेटिक होके लिख रहा था, दे केम आफ्टर मी कि आपने तो हमें बिट्रे कर दिया है। तो सर मैं समझ सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से है, तो इसलिए मैं आपकी किताब से बहुत रिलेट कर पा रहा था, आपकी कहानी से। सर अगला, आप पत्रकारिता से ही जुड़े हैं, मैं भी पत्रकारिता में काफी समय तक रहा हूं, तो एक सवाल उससे रिलेटेड डायरेक्टली ये है कि आज के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं कि डिविजन्स बहुत ही विजिबल हैं, डिविजन्स हमेशा से थे, पर आज हम सोशल मीडिया के एज में रह रहे हैं, तो डिविजन्स जो हैं वो बहुत एक्सेंचुएटेड होके दिख रहे हैं। ऐसे में पत्रकारिता को भी एक आइडियोलॉजिकल चश्मे से ही देखा जा रहा है, विचारधारा के चश्मे से देखा जा रहा है। तो यहाँ पे किसी भी पत्रकारिता का, किसी भी मीडिया हाउस का न्यूट्रल होना कितना पॉसिबल है? क्या आप सोचते हैं कि अभी के संदर्भ में न्यूट्रल जर्नलिज्म हो सकता है? और अगर ऐसा है तो आप किसको देखते हैं, कौन सा ऐसा मीडिया हाउस है जिसे आप देखते हैं और आप सोचते हैं कि वो न्यूट्रल जर्नलिज्म कर रहा है? नहीं, न्यूट्रलिटी भी कई मतलब जो आप न्यूट्रल बात करते हैं तो उससे क्या तात्पर्य है, वो भी क्लियर होना चाहिए। तो जहां तक विचारधारा की न्यूट्रलिटी का सवाल है, वो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है, जी। असंभव। जी। वो हो ही नहीं सकता। आप अभी आप देखिए कि जो मशीन लर्निंग और इस तरह की जो चीजें हैं, चैटबॉट्स वगैरह जो जी। बनती हैं, जी। वो भी इससे अछूते नहीं है। जी। ठीक है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि वो इंसान की तरह एक तरीके से सोचना शुरू कर दे। तो जी। जब से वो चीज आई है, तब से ये जो एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग है, इसका आउटपुट भी एक तरीके से बायस्ड रहता है। जी। तो क्योंकि विचारधारा से आप अछूते हो रहे हैं, ये लगभग नामुमकिन है नैरेटिव के उसमें। तो विचारधारा को लेके न्यूट्रल कोई जर्नलिज्म हो, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। क्योंकि
क्योंकि मतलब अगर अगर हम एक तरीके से चलिए, वामपंथ, दक्षिण पंथ, ये पंथ वो पंथ आप बाजू में रखिए, एक तरीके अगर आप किसी जर्नलिज्म स्कूल में जाएंगे तो जी आपको क्या कहा जाएगा कि एक अच्छा पत्रकार या एक अच्छा जर्नलिस्ट का क्या काम है? जी यही कहा जाएगा ना कि भाई एक तरफ सत्ता होती है और पावरफुल लोग होते हैं, और एक तरफ असहाय लोग होते हैं, आम लोग होते हैं। तो एक तरीके से पत्रकार को इनकी आवाज बननी पड़ेगी, और जो सत्ता में हैं, जो अमीर लोग हैं, जो रसूख वाले लोग हैं, उनके साथ एक तरीके से आप बैलेंस क्रिएट करिए, और जो आम लोगों की, आम सोसाइटी के लिए जो बेहतरी की तरफ जो ले जाए, आप उस तरीके के इश्यूज को उठाएं, आप उस तरह के इश्यूज में अपना योगदान भी दें। एक तरीके से इसको अच्छा जर्नलिज्म कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की बात नहीं कर, मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग तो चलो एक ठीक है कि आपने ये देखा वो हो गया, एक्सीडेंट भी हो गया वो भी रिपोर्टिंग है, जी उसमें तो बहुत हद तक हो सकता है आइडियोलॉजी न घुसे, आजकल तो खैर उसमें भी घुस जाती है कि भैया इसमें, कि उसमें भी जात और धर्म लोग ढूंढ ही लेते और हैं फिर एक्सीडेंट डिपेंड में। ये करता है कि वो एक्सीडेंट किस राज्य में हुआ है। अगर वो भाजपा शासित राज्य में हुआ है तो वो एक्सीडेंट को अलग रूपरेखा दी जाती है, नहीं तो। बिल्कुल। तो ये जो रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग है, जो कुछ ऐसी चीजों का, वो तो अपनी जगह है कि इस तरह का चीज हुआ, उसमें बहुत हद तक आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन ये जो पत्रकारिता को अगर इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, जो कि बहुत हद तक, बहुत पत्रकारिता के स्कूल्स में इस तरीके से, और या फिर जब भी कोई पत्रकार भाषण देगा तो यही कहेगा कि भैया हम तो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार और सच्चाई, ये दो चीज कोई पत्रकार के मुंह से ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी तो सर। पर ये सच्चाई क्या है और किसके अधिकार, ये तो विचारधारा से ही पता चलेगा ना। जी ये क्योंकि सच क्या है वो भी, ये भी सबके दिमाग में अलग अलग ही है कि जी इसका मुगलों ने इस देश में अच्छा किया या बुरा किया, इसका सच क्या है, बहुत हद तक आपकी विचारधारा पे डिपेंड करता है। फैक्ट्स वही रहेंगे, उसको आप किस नजरिए से देखेंगे वो आपकी विचारधारा पे डिपेंड करता है। यहाँ आपके गांव में एक शॉपिंग मॉल बन रहा है, जी अभी आप मुगल और उस विचारधारा को भूल जाइए, पुराने मार्क्सिस्ट विचारधारा पे लौट आते हैं कि अगर आपके गांव में एक शॉपिंग मॉल बन रहा है, गांव या यूं कहें कस्बे में, गांव में थोड़ा अटपटा लग सकता है, जी तो वो एक अच्छी बात है या बुरी बात है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप पूंजीवाद को कैसे देखते हैं, बाजारवाद को कैसे देखते हैं, कमर्शियलाइजेशन को कैसे देखते हैं। आपके लिए, अगर आपको लगता है, अगर आपको ये सारी चीजें, कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद, बाजारवाद, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, इससे आपको लगता है कि जो कैपिटल है उससे सबका भला ही होता है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो बढ़िया चीज होगी। आप शॉपिंग मॉल, अगर आपको कहा जाए कि वो शॉपिंग मॉल बन रहा है, उस पर एक रिपोर्ट लिख के लाओ, तो आप उसको एक अच्छा डेवलपमेंट के रूप में वो रिपोर्ट लेके आएंगे कि भैया यहाँ पे ये होता था, छोटे मोटे दुकानदार थे, उनकी नहीं चलती थी, ये या जो भी है, आप उस जी तरीके से। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी उस तरह की वामपंथ वाली, ट्रेडिशनल वामपंथ की बात कर रहा हूँ, वो विचारधारा है, जहां आप, तो फिर आप ऐसी रिपोर्ट लाएंगे कि भैया ये छोटे छोटे दुकानदार तो तबाह हो गए, अब तो उनके घर में सिर्फ मातम ही होगा। जी तो तो आपका जो नजरिया है, आपकी जो रिपोर्टाज है, वो प्रभावित होगी ही होगी आपकी आइडियोलॉजी से। आपके हिसाब से सच क्या है, आपके हिसाब से अधिकार क्या है, और आपके हिसाब से बेहतरी क्या है, जी जो प्रोग्रेसिवनेस कहते हैं, वो सारा का सारा डिफाइन होगा कि आप किस विचारधारा से ज्यादा सहमत हैं। तो जी विचारधारा से न्यूट्रल पत्रकारिता हो तो पत्रकारिता ही नहीं है। जी वो तो फिर आप हर जगह सीसीटीवी लगा दो, सब लोग देखेंगे क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, वो पत्रकारिता है। जी तो न्यूट्रलिटी आइडियोलॉजी को लेके हो ही नहीं सकता, जी क्योंकि एक पर्टिकुलर विचारधारा इतनी प्रभावी थी कि उन्होंने उस डिफॉल्ट को न्यूट्रलिटी बना दिया, जी है ना। तो न्यूट्रल का मतलब कि स्टेटस को बेसिकली, जी कि जो अब तक चला आ रहा था, जो अब तक जिसको आप आम लोगों के अधिकार समझते थे, अब तक जिसको सामाजिक बेहतरी समझी जाती थी, अब तक जिसको सामाजिक समरसता समझा जाता था, गंगा जमुनी तहजीब समझा जाता था, जब तक आप उन सब चीजों के साथ हैं तब तक आप न्यूट्रल हैं, और जैसे ही आप इन चीजों से जी थोड़े परे रखते हैं तब आप बायस्ड हो जाते हैं। बस, तो आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल तो पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। जी पॉलिटिकली न्यूट्रल हो सकती है, क्योंकि आजकल तो भाई, सच कहा जाए तो आजकल की पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा कुछ रहा नहीं। कई कोई पार्टी कुछ भी करती है,
कोई भी पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो 100% एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ है। सबने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर रखे हैं, शायद डेमोक्रेसी में वो करना ही पड़ता है। जी तो एक तरीके से आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स बिल्कुल एकदम पैरेलल चल रहे हों और उस तरीके की बात हो, वो चीज नहीं कही जा सकती। तो उस हिसाब से अगर कोई कहे कि मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूं, तो थोड़ा बहुत शायद वो पॉसिबल है, लेकिन आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल है कोई, वो तो इम्पॉसिबल है। जी सर, आप किताब में शायद कहीं पे एक जगह बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्राइकिंग पॉइंट करते हैं कि जो हिंदू विक्टिम्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन नंबर्स, और बट राइट। विक्टिम्स आर द नैरेटिव्स, देयर विक्टिम। ये सब बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, विच स्ट्राइक मी आल्सो, आई मीन ऑफ द हेड। सो सर, अब इसके बाद मैं आपसे एक ऑफ इंडिया के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। ऑफ इंडिया को हमने देखा है सर कि ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है। समटाइम्स इट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव टू इकोसिस्टम। पैलेटेबल कर रहे हैं, हाँ। जी सर, इट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव टू इकोसिस्टम। खासकर मैं एक पर्टिकुलर चीज जिसकी सराहना करना चाहता हूँ, जिस तरह से नुपुर शर्मा जी के केस में हुआ, ऑफ इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। जब बहुत ये लग रहा था कि पूरा इकोसिस्टम भी शायद फेवर में नहीं है, तो ऑफ इंडिया सिंगल हैंडेडली रोट अबाउट इट, फेवर्ड। तो सर यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको ये कन्फ्लिक्ट जो होता है कभी कभी, जब जो एक गवर्नमेंट है उनकी विचारधारा में और आपकी अपनी विचारधारा में, तो इस कन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं? उसकी जरूरत पड़ी नहीं, मतलब जी ऐसा कोई है नहीं कि हमें गवर्नमेंट से कहा गया कि भाई ऐसा क्यों लिखा या कि वो हुआ, और कोई हम लगातार गवर्नमेंट के टच में रहते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो कॉन्फ्लिक्ट तो था, और वो जाहिर सी बात है लोगों को दिखा भी, तभी आप ये सवाल भी कर रहे हैं। जी तो लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ी हो, ऐसा हुआ नहीं उस लेवल तक। भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो रिजोल्यूशन तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई जरूरत भी पड़ी। हाँ, ये अगर आपका सवाल है कि मतलब ये जो कई बार हो जाता है कि सरकार के समझ कुछ है और है, और जी हमारी समझ कुछ और है, इससे क्या, जिस तरीके से हम फंक्शन करते हैं उस पर असर पड़ता है, तो मैं कहूँगा नहीं, उसमें ऑपरेशनली हम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एडिटोरियली हम जी आपस में डिस्कस भी करते हैं जी कि जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने कहा कि हम बाकी लोगों की तरह तो है नहीं कि हमने मान लिया कि भाई ये तो भक्त हैं और इनकी हमें बातें नहीं सुननी। हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा जो भी नॉन लेफ्ट में जितने तरीके के वॉइसेस हैं, जी सबको हम कम से कम सुने। उन सबको भले ही प्लेटफॉर्म दे पाए या ना दे पाए, वो अलग बात है, लेकिन हम सुनते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट के साथ या पार्टी के साथ हमेशा खड़े होते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म भी अपनी जगह होती है, वो भी हम सुनते हैं, डिस्कस करते हैं उसमें उसमें किस हद तक चीजों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सब जो कि आप पत्रकार आप रह चुके हो, तो एक तरीके से जो न्यूज रूम के जो डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद एक दो जो डिसीजन भी लिए जा सकते हैं एडिटोरियल, वो सब तो ऑब्वियसली होता है। लेकिन कोई ऐसा क्राइसिस खड़ा हो गया हो किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण, ये तो नहीं होता। ये भाई उधर ही होता है कि लेफ्ट में अगर आप थोड़ा सा भी जैसे कि आपके साथ हुआ कि भाई एक इंटरव्यू ले लिया तो कैंसल, जी इधर उतना नहीं है, इधर भी थोड़ा बहुत कैंसल कल्चर आया है, लेकिन हम थोड़े बचे रहे हैं उससे। सबसे गालियां भी सुनने को मिलती है और सबसे शाबाशी भी मिलती है, तो ठीक है, ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। ओके सर। सर, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, खासकर आपके जो विरोधी हैं, वो ऑफ इंडिया को एक सीरियस जर्नलिज्म के तौर पे नकारते हैं। उनके हिसाब से ऑफ इंडिया एक प्रोपोगेंडा व्हीकल है, जो कि वामपंथ के बहुत सारी ऐसी न्यूज वेबसाइट्स हैं जिनका नाम लेके हम यहाँ पे प्रचार नहीं करना चाहेंगे, बट वो ओपनली प्रोपोगेंडा वेबसाइट्स हैं। तो बिल्कुल। आप इस एक्यूजेशन से कैसे डील करते हैं कि जो एक आता है कि आप तो राइट विंग माउथ पीस हैं, आप तो प्रोपोगेंडा व्हीकल हैं? तो ये क्या आपको अफेक्ट करता है, क्योंकि आप बहुत ही मतलब जर्नलिज्म के जिसकी समझ है, जिसको जर्नलिज्म की समझ है, उस फील्ड से आते हैं, तो क्या ये आपको अफेक्ट करता है ये एक्यूजेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरी सोच
बहुत हद तक चेंज हुई जब मैं IIM अहमदाबाद गया, और जब मैंने चीज़ों को बेसिकली एक मार्केट के रूप में उस तरीके से देखना शुरू किया, तो फिर ये सारे लेबल्स वगैरह वो लेबल ही लगते हैं। आपने कोई बिस्किट उठाया, उस पर पार्ले जी लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, ऑल लेबल्स आर लेबल्स। उस लेबल उसको आप मार्केट कैसे करते हो, और बॉइल्स डाउन टू दैट। तो ठीक है, बोलो हमें प्रोपेगेंडा वेबसाइट, हम उसी को मार्केट करेंगे। तो बट दैट्स माय पर्सनल बिलीफ, आई मीन ऑब्वियसली जो जो बाकी जो हैं हमारे यहाँ जो काम करते हैं, जो प्रॉपर जर्नलिस्ट रहे हैं, मैं आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ, उनको हो सकता है बुरा बुरा थोड़ा लगता भी हो, लेकिन उनको भी इस बात की समझ है कि भैया ये तो लेवल फेंक के ही ये नैरेटिव को जीतने वाली बात है, तो ये ऐसा लेवल लगाते हैं। तो उनको भी इस चीज से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल जर्नलिज्म तो पॉसिबल है ही नहीं। तो न्यूट्रल जर्नलिज्म का मतलब स्टेटस को जर्नलिज्म, यानी आप पुराने वामपंथ की तरफ झुकाव वाला जर्नलिज्म करते रहें, और उससे जैसे ही आपने अलग किया तो आप पे लेबल्स चिपकाए जाने लगेंगे। तो इस चीज के लिए तो मैं हमेशा से तैयार था, और मुझे लगता है कि जो भी टीम में अभी हिस्सा हैं, और खासकर जो ऊंचे पदों पे हैं, लीडरशिप पोजीशन में हैं, जैसे नुपुर है, निर्वा है, अजीत झा है हिंदी में, चंदन है, ये सारे इन सब बातों को समझते हैं, और उनको कोई खास इस तरह की चीजों से फर्क पड़ता नहीं। लेकिन मैं खास करके ये भी कहना बेमानी होगा कि इस तरह की चीजों से बाकी जो जो एक आम जनता है, जो अभी तक उसी झांसे में रहती है कि हाँ, कि कोई न्यूट्रल, उनके दिमाग में अभी भी है कि न्यूट्रल जर्नलिज्म होती है, जिनको इन सब बातों की समझ नहीं है, उन पे थोड़ा बहुत डेफिनेटली असर पड़ता होगा कि भाई, कि उनके दिमाग में ऑफ इंडिया की इस तरह की छवि होगी। तो वी डोंट केयर मच अबाउट दैट। हम उनको भाई हमने जो लिखा है, हमने जो है वो आपके सामने है, आप खुद अपनी दिमाग लगाओ। अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते, किसी और के कहने पे आप सब कुछ मान लेना चाहते हो, अगर आप मान रहे हो कि आपको दिमाग ही नहीं है, और जो आपने विकिपीडिया और इधर उधर पढ़ लिया वही सच है, तो ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो दिमाग लगा सकते हैं अपना, जो अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस वही है, तो वो करते हैं। और हमारी अगर आप जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं, अगर उसमें आप देखें, तो हमारी रीच इस तरह के सो कॉल्ड अपने आप को सीरियस जर्नलिज्म करने वाले जो हैं, जी और वो भी वो करते हैं, वो उनसे बेटर ही हमारा रीच रहता है, ट्रैफिक रहता है, जी और इन्फ्लुएंस पे। जी सर, मैंने किताब पढ़ी, मुझे एक चीज स्पष्ट हो गया कि आपको राजनीति की बहुत अच्छी समझ है। पूरी किताब, जी सर, एक पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव जो है आपने जिस तरह से वीव इन किया है। तो राजनीति के संदर्भ में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर कि 2024 से आपको क्या उम्मीदें हैं? आपका आकलन क्या है? आ, मुझे मतलब उम्मीद तो नहीं, मतलब यूं कह सकते हैं कि 2024 में मुझे तो लगता है जो 2019 में हुआ वही रिपीट होने वाला है। जी क्योंकि जो विपक्ष है, और खासकर इसका पूरा श्रेय विपक्ष को जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी उनके जो हथकंडे थे, जो वो 2019 के रनअप में अपना रहे थे, ठीक वही सारी चीजें वो वापस कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं, और खासकर राहुल गांधी तो वही जी सारी चीजें वापस, जी पहले राफेल वाले पे ऑफ कोर्स, हंगामा, जिसने अडानी पे, बैकफायर किया था वो फिर से वही गलती कर रहे हैं। हाँ चौकीदार चोर है, दोबारा से आप वो चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। जी हाँ, अब जैसे ये भाई साहब हैं, अरविंद केजरीवाल, ये बीच में पगला गए थे 2019 के ठीक पहले, मोदी आया तो भाई फिर इलेक्शन नहीं होगा, और ये वो हर जगह जाके इन्होंने हर रैली में घुस घुस के ये सब बोला। फिर इनको अकल आई, ये थोड़े सुधर गए। 2019 के बाद की बात जी कर रहा हूँ, जी और फिर ये वापस उसी ढर्रे पे चले गए हैं। मोदी तो अदानी के पैसे वाला है, और ये वो केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो चाहे वो ये राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, या ममता बनर्जी हो, सब वही सारी चीजें वापस कर रहे हैं, जिसके कारण 2019 में इनको हार का सामना करना पड़ा। तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा सीरियस आकलन की आज सच जरूरत भी नहीं, कि फिर अब रिजल्ट भी वही होगा, अनलेस और कोई फैक्टर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। इनके पास शायद एक विंडो था, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था,
जी जब काफी उदासी थी चारों ओर, ऑब्वियसली लॉकडाउन के कारण बिजनेसेस वो थे, और उससे ज्यादा लोगों के घरों में मौतें हुई थी, तो एक तरीके से काफी मेलंकोलिक माहौल था उस वक्त। अगर सपोज इलेक्शन होता तो वही सारे हथकंडे शायद काम कर जाते। जी तो 2024 में मुझे नहीं लगता कि 2019 और 2024 के आप बाकी जो फैक्टर्स वो करें, एनालाइज करें, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो या ओवरऑल यू नो वेल बीइंग या उसके उसको लेके हो, तो बहुत ज्यादा कुछ चेंज हुआ हो लगता नहीं है। जी तो उस हालात में अगर आप फिर से वही हथकंडे अपनाएंगे तो फिर से वही होगा। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। जी। सर, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपकी जो विटी ट्वीट्स होते हैं सर, वो बहुत ऑन द स्पॉट होते हैं। सोशल मीडिया सर आज एक जरूरत बन चुकी है, पर सोशल मीडिया एक बहुत ही टॉक्सिक स्पेस भी हो चुका है, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी देखते हैं। सर, सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं उनको आप अपने एक्सपीरियंस से क्या आप सजेशन दे सकते हैं, हाउ टू यूज दिस मीडियम फॉर समथिंग गुड, एंड हाउ टू इवेट दिस जो ये टॉक्सिक हम माहौल देखते हैं, इसको इवेट करते हैं, हम इसको अच्छी तरह से कैसे यूज कर सकते हैं? वेल वो तो डिपेंड करता है आप हैं क्यों सोशल मीडिया पे। जी अगर आप सोशल मीडिया पे सोच रहे हैं कि फ्रेंड्स वगैरह बना लेंगे और वो सब, तो कर भी सकते हैं, लेकिन हाँ उसके उसके चक्कर में आप बाकी चीजों से इतनी ज्यादा एक्सपोज होंगे कि शायद जो बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आप पे हावी हो जाए। तो मोस्टली डिपेंड करता है आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इंस्टाग्राम की रत्ती भर भी आइडिया नहीं है कि उस पे आप अपने आप को कैसे वो करो। तो अगर कोई मुझे पूछे कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या करूं, मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। क्यों? मतलब मैं कोई स्नेक ऑयल बेचने वाला हूं नहीं। जी मैं साफ कह सकता हूँ कि भैया नहीं मालूम मुझे। जी तो ट्विटर डेफिनेटली मुझे मालूम है, पहले फेसबुक पे था, फेसबुक पे भी मैं आजकल तो बहुत इनएक्टिव रहता हूँ। तो ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ की जैसा आपने कहा बहुत टॉक्सिसिटी भी है। वहां पे आप कदम तभी रखें जब आप इसके लिए तैयार हो। तो और सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपका अल्टीमेट एम क्या है वहां पे आने का। आप वहां कुछ आके सीखना चाहते हैं, या आप वहां आके सिर्फ लड़ना चाहते हैं, या वहां आके आप पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं। तो सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। उस हिसाब से मैं किसी को सलाह देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल यहाँ पे चलेगा नहीं। जी पर ये तो है ही कि इट्स टॉक्सिसिटी हर तरीके से ज्यादा है, सिर्फ पॉलिटिक्स है वो लेकर नहीं है। कोई भी चीज पॉपुलर होती है तो उस पे अलग अलग तरीके के लोग एक्सप्लॉइट करने वाले पहुंच जाते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन हो या फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन किस्म की भी चीजें हो। जी तो इन सब चीजों से इनके बारे में जानना और उससे अपने आप को बचाना जरूरी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो सोशल मीडिया की तरफ अप्रोच रहा है, मैंने इसको मार्केटिंग टूल की तरह ज्यादा इस्तेमाल किया है। जी हालांकि यहाँ से काफी अच्छी मतलब अच्छे दोस्त भी मिले, लोगों से मुलाकात भी हुई, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन प्राइमरली मैं ट्विटर को मैंने मार्केटिंग टूल की तरह ही इस्तेमाल किया, क्योंकि फेकिंग न्यूज जैसा मैंने शुरुआत किया था, और फेकिंग न्यूज मेरा हैंडल था, तो वहाँ लोग जाने, पॉपुलैरिटी, तो एक मार्केटिंग टूल की तरह ही मैंने इसको हमेशा से यूज किया है। कभी इसको मैंने उस नजरिए से यूज नहीं किया कि मैं यहाँ दोस्त बनाऊं या यहाँ अपना ज्ञानवर्धन करूं या इस तरह की चीजें हैं। लेकिन दोनों चीजें हुई। वो एक बोनस था कि मुझे अच्छे दोस्त भी मिले और नई नई जानकारियां भी जानने को मिली। तो डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को बचा के वो रखें। खासकर शुरुआत में जितना कुछ आपका पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आप न डालें। जी इस तरह की चीजें तो ऑब्वियसली लगभग सब पे इस्तेमाल अप्लीकेबल होंगी। किसी पे बड़े आराम से यकीन न कर लें। कोई भी डीएम कुछ भी लीक कर देता जी है तो इस तरह की चीजें ही मैं कह सकता हूँ कि वो रखें। बाकी तो आपके हाथ में है, दुधारी तलवार है, जैसे चलाएं। जी। सर, हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि इंडिक और सिविलाइजेशनल कॉसेस जो है उनको लेकर एक नया उत्साह पैदा हुआ है, हिस्ट्री फिर से रिविजिट की जा रही है,
इसको आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे देखते हैं, या ये ऑर्गेनिकली जनरेटेड एक सोशल मूवमेंट है, लोगों के अंदर अवेयरनेस हुई है, लोग चाह रहे हैं अपने इतिहास को, अपने सिविलाइजेशन को रिविजिट करना? राइट, इट्स एक्चुअली गुड क्वेश्चन। अगर लेफ्ट के नजरिए से देखेंगे तो उनको ये पॉलिटिकल लगेगा, उनको लगेगा कि ये तो आरएसएस और बीजेपी को सत्ता हथियानी थी, इसलिए इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की चीजें की उस तरह से चीजें की। पर मुझे लगता है ये ऑर्गेनिक है। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सब चीजों का बड़ा हाथ रहा है। बहुत सारी चीजें जो पहले जो गेट कीपिंग थी इंफॉर्मेशन पे, जो जो एक पकड़ थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि कौन सी बातें कही जा सकती हैं नहीं कही जा सकती, वो सारी टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल चीजों से भी इफेक्ट हुई हैं। कि वो सारे जिस तरह के जो डिबेट्स आज हो सकते हैं वो 10 साल पहले टीवी पे नहीं हो सकते थे। उस तरह की चीजें, कुछ चीजें, ऑब्वियस सी बात है वो क्रेडिट वो एक पॉलिटिकल चेंज के कारण भी वो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है, वो मानना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो टेक्नोलॉजिकल जो चीजें थी, वो मुझे टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जो चीजें चेंज हुई हैं वो ऑर्गेनिक है। वो उसको मैं पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह नहीं देखता। वो जाहिर सी बात थी कि कुछ जो एक एक खास विचारधारा या खास विचार की बातें थी, उसको हमेशा से दबाया गया, उसको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कभी बाजार नहीं मिला। और नई टेक्नोलॉजी ने उसको वो दोनों चीजें दी, तो उससे अपने आप वो मूवमेंट बढ़ता गया। और आज तो ऑब्वियसली काफी वाइब्रेंट है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ रही हैं। आज जो एक तरीके से नॉन लेफ्ट जो देखें, उसमें कई तरह की चीजें हैं जो 10 साल पहले लोगों को लग सकता था कि बस 4 चीजों में वो डिफाइन कर सकते थे कि नॉन लेफ्ट क्या है, तो हाँ उसको मोदी अच्छा लगेगा, उसको ये होगा वो होगा, 3 4 चीजें और फिनिश। आज वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग गुट भी हैं, जो एक तरीके से गुटबाजी और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। लेकिन वो है क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेकर एक्सपोजर हुआ है, ज्यादा से ज्यादा चीजों की जानकारी हुई है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। इसमें पॉलिटिकल जो फैक्टर है वो तो समाहित है ही, क्योंकि पॉलिटिक्स से कोई भी चीज अछूती है नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स इसको ड्राइव कर रहा है, ये कहना गलत होगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही रेयर इंसाइट्स मिले। संस्कृति टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि एक और किताब जल्दी आए जिसके ऊपर हम संदर्भ बना के हम दोबारा से आपसे बात कर सकें। बिल्कुल। आपको आपके सारे फ्यूचर्स के लिए, बहुत फ्यूचर एंडेवर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। और आपको भी ये जो आपने नया चैनल शुरू किया है, जो अपनी नई पारी शुरू की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जिन लोगों ने भी सुना देखा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।